हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको हिंदी का प्रीवियस ईयर जनवरी 2012 का कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मॉडल पेपर करते हैं तो मॉडल पेपर से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने सारा प्रीवियस ईयर 10 साल का प्रीवियस ईयर कर लिया तो मतलब आपने 50% पेपर का आपने गेन कर लिया। आपको पेपर बहुत ही आसान होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया है तो मतलब कि आप पेपर को बहुत ज़्यादा हद तक समझ चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर 1 है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, बी अनुभव, अपने अनुभव का वर्णन, 3 बातचीत करना, 4 संवाद अदायगी। तो चलिए इसका आप सभी आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिएगा और बताते रहिएगा कि आपने 15 नंबर में से कितने नंबर को गेन किया है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए बताते रहिएगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं कि आप गलती सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ करते हैं कि ये कम प्रभावी, अधिक प्रभावी, ये चीज़ें बच्चे नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या है, अपने अनुभव का वर्णन, क्योंकि इन्होंने कम प्रभावी पूछा है तो अनुभव के वर्णन से वो अधिक प्रभावी तरीका है। बातचीत करते हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति का क्या है, बातचीत करना, ये प्रभावी तरीका है, और संवाद का अदायगी करना ये भी प्रभाव तरीका है। तो मतलब सबसे कम प्रभाव किससे पड़ेगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 96, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए अब यहाँ पे ये आ गया है नहीं और हाँ, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि ऑप्शन नंबर 1 है विभिन्न क्षेत्रीय स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, 2 हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, 3 दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, 4 बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो फटाफट से आंसर बताइएगा। एक मिनट, चलिए आंसर बताइएगा। यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। देखिए एनसीईआरटी जो हमारा है, ये कंठस्थ करना मतलब आपको एनसीईआरटी 2005 में ये कंठस्थ करना चीज़ को क्या किया गया है, ये निगेटिव बताया गया है। ये क्या है आपका, निगेटिव है। कंठस्थ करना ये सब चीज़ें क्या है आपका, निगेटिव है। यहाँ पे हम आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड भी बताते रहेंगे। तो कंठस्थ करना क्या है आपका, निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा है। नहीं मतलब कि कंठस्थ करना उद्देश्य नहीं है, मतलब हिंदी व्याकरण नियमों को, किसी भी नियम को हम कंठस्थ या याद रटना, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा के व्याकरणिक नियम, 2 पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, 3 भाषा की पाठ्यपुस्तक, 4 समृद्ध भाषिक वातावरण। तो चलिए आप सभी आंसर बताइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने 15 मार्क्स में से कितना मार्क्स को गेन किया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, समृद्ध भाषिक वातावरण। देखिए यहाँ पे ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, समृद्ध भाषिक वातावरण। अगर ये आपको जहाँ पे आएगा मतलब आपका आंसर वहाँ सही होगा। जैसे भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो हम क्या करेंगे, समृद्ध भाषिक वातावरण को ऑप्शन को सही मानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर 1 है सीखने की क्षमता का आकलन, 2 काव्य सौंदर्य, 3 निबंध लिखने की योग्यता, 4 व्याकरणिक नियम। तो फटाफट से बताइएगा कि आप अगर हिंदी भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को आप महत्व देंगे, बताइएगा आप लोग। फटाफट से बताइएगा। यहाँ पे देखिए आप एक अपने को टीचर के तौर पे रख लीजिए और आप हिंदी भाषा की मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 से, सीखने की क्षमता का आकलन। आप क्या यहाँ पे क्या करेंगी, जो सीखने की क्षमता का आकलन से क्या हिंदी भाषा मूल्यांकन में महत्वपूर्ण क्या करती है, भूमिका को अदा करती है, और न कि आपका ये काफ़ी सुंदर निबंध लिखने की योग्यता और व्याकरण नियम, ये सब इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए देखते हैं 99, क्वेश्चन नंबर 99, सॉरी 97, 98,
एक मिनट, 99 और आपका यहाँ से छूट गया है, अच्छा 91 से। तो चलिए सॉरी, यहाँ पे हम आपको 91 का भी बता देते हैं, ये गलती से हो गया, 95 को हमने पहले कर दिया है। तो चलिए 91 को देख लेते हैं, फिर उसके बाद 98 से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 1 है कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है। 2 शिक्षक के लिए गहन समस्या है। 3 संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। 4 किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा इसमें। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि अगर एक से अधिक भाषाओं का आप प्रयोग कर ले रहे हैं तो इसमें से क्या आंसर आएगा आपका, फटाफट से बताइएगा। चलिए आपको बताते हैं, इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। मतलब कि अगर आप एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके संज्ञानात्मक विकास में क्या करता है, वो सहायता करता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय ऑप्शन नंबर 1 है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। 2 है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है कम पाठ वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए बताइएगा कि इसमें आपका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल ऐसा नहीं कहता है। जो हमारा समावेशी शिक्षा है वो किसी भी बालक को अलग बैठा के पढ़ाई करने के लिए अग्रसित नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है कि सब बच्चे क्या हो साथ में पढ़ें और उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ये गलत चीज़ है, उन्हें करना चाहिए। कम पाठ वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें बराबरी का हिस्सेदार बनाना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये सही, क्योंकि अगर बच्चा दृष्टिबाधित है वो उसे सुनाई देता है तो वो क्या करेगा, सुन के भाषा का, अगर आप अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चा सुन के चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकेगा और उसे सीख सकेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है विदेशी साहित्य की रचनाएं। 2 है ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। 3 है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। 4 है केवल कहानियां अथवा कविताएं। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 93 का। देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो आपका प्राथमिक स्तर होता है, मतलब 1 to 5, जो 1 to 5 के बच्चे होते हैं, 1 to 5 के बच्चे होते हैं, तो उनकी जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है वो किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए उसमें। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। एक सेकंड, आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिन्हें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। देखिए यहाँ पे अगर जो रचनाएं परिवेश से जुड़ी होती है बच्चे उसे जल्दी सीखते हैं और उसमें अलग अलग छटाएं होगी तो बच्चे बहुत जल्दी ही सीखेंगे और उस चीज़ों को समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ऑप्शन नंबर 2 है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। ऑप्शन नंबर 3 है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए। तो आप लोग आंसर लिखिएगा, एक कॉपी में आंसर लिखते जाइएगा, देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और आप कितना मार्क्स को गेन कर रहे हैं। देखिए वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा, जब तक पूरा क्वेश्चन आपको समझ में न जाए तब तक आप देखते रहिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रीवियस ईयर करते हैं तो इससे चीज़ें बहुत आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। देखिए आपका भाषिक क्षमता का यहाँ पे क्या है, आकलन का उचित तरीका ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर बच्चा बादल, चिड़िया, आसमान सब चीज़ों का प्रयोग करके एक कहानी लिखेगा तो उनमें भाषिक क्षमता का बहुत अच्छी तरीके से आप आकलन कर सकते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से लिखा है और किस तरीके का, मतलब कि भाषा उनकी भाषा आगे बढ़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 में 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 96
आपका यहाँ पे हमने बता दिया था 96 को हमने बता दिया था और 97 भी हो गया था। हाँ, अब आपका होगा 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 से देखते हैं, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 है सीखने की क्षमता का आकलन, 2 है काव्य सौंदर्य, 3 है निबंध लिखने की योग्यता, 4 है व्याकरणिक नियम। तो ये हमने आपको बता दिया था। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99। आपका 99 देखते हैं कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर 1 है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, 2 है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, 3 है कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, 4 है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, कम महत्व किसे देंगे? तो अगर आप एक बहुभाषिक कक्षा में, तो आप सबसे कम महत्व किसे देंगे? चलिए आंसर बताइएगा आप सभी। इन्होंने क्या पूछा है? कम महत्व पूछा है। देखिए कम ज़्यादा नहीं, हाँ चीज़ों का क्या करेंगे आप बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें आप क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देखिए बहुभाषिक कक्षा को क्या किया है, सबसे कम महत्व किस लिए दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे कम महत्व किसे देंगे, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या है देखते हैं, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि बच्चों को सिखाएंगे कि मतलब कि दो भाषाओं में अंतर और उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है। बाकी 3 चीज़ें क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में इन्होंने क्या कहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए इस ईयर में सबसे ज़्यादा यही सब हाँ नहीं और कम, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं और यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे हाँ नहीं कम ज़्यादा में, तो ही यहाँ पे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आप इसका बहुत ज़्यादा ही ध्यान देंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, अभ्यासों वैविध्य, 2 पाठों की संख्या, 3 विषय वस्तु की वैविध्य, 4 भाषा की विभिन्न छटाएँ। तो चलिए आंसर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगर आप भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, पाठों की संख्या होगा। आप अभ्यासों में वैविध्य, ये सही है। विषय वस्तु में वैविध्य, ये भी ठीक है। भाषा की वैविध्य छटाएँ, ये भी ठीक है, लेकिन पाठों की संख्या का उतना महत्व नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, बहुभाषिकता, बड़ा कर देते हैं। बहुभाषिकता ऑप्शन नंबर 1 है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, 2 है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, 3 है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, 4 है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए फटाफट से आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। देखिए जहाँ पे भी आपका बहुभाषिकता आएगा, वो क्या बहुभाषिकता क्या करती है, आपको भाषा सीखने में सहायता करती है और एक संसाधन है। यहाँ पे देखिए संसाधन क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है बहुभाषिकता के लिए। कभी भी बहुभाषिकता आ जाए तो आप संसाधन, ये संसाधन ही रहेगा, न कि आपका ये भाषा को खतरे में डालेगी, न कि ये भाषा सीखने में बाधा डालती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हमेशा वो महत्वपूर्ण संसाधन में ही आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या पूछा है, भाषा ऑप्शन नंबर 1 विद्यालय में ही सीखी जाती है, 2 एक नियमबद्ध व्यवस्था है, 3 सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, 4 नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो चलिए फटाफट से आंसर बताइएगा आप सभी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 2। देखिए भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, में ही, ये भी आपका ही, ये भी देखिए ही हो गया, केवल हो गया, ये सब क्या है आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। विद्यालय में ऐसा नहीं है कि बच्चा भाषा सिर्फ विद्यालय में ही सीखेगा। सदैव व्याकरण नियमों का ही अनुगमन करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चा सिर्फ व्याकरणिक नियमों से ही भाषा को सीख सकेगा। नियमों की जानकारी से ही निखरती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको नियम आ रहे हैं तभी आप क्या कर रहे हैं कि भाषा को सीख पाएंगे। यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103।
चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले ऑप्शन नंबर 1 है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, 2 है कोरी स्लेट होते हैं, 3 है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, 4 है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो आप सभी इसका आंसर बताइएगा। अगर एक बच्चा है, देखिए यहाँ पे अगर एक बच्चा है वो विद्यालय आने से पहले क्या करता है, यहाँ पे बताइएगा आप लोग। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर बच्चा विद्यालय आता है तो वो अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऐसा आपको क्या है कि मतलब देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्यों आते हैं नियमबद्ध व्यवस्था के साथ? क्योंकि बच्चा अपने परिवेश से भी सीख के भाषा आता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, कोरी स्लेट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह कुछ ना कुछ अपने घर से, अपने परिवार से, पड़ोसी से, फ्रेंडों से सीख के ही वह विद्यालय में आता है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ भाषाएं आती रहती हैं और वो अपनी भाषा में बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार होता है, ऐसा कुछ नहीं कि उन्हें सब कुछ आता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है, ये वाला भी ऑप्शन आ गया आपका। देखिए आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि हाँ नहीं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पे गलत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। 2 भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। 3 भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। 4 संस्कृति विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अब एक मिनट छोटा करके आपको क्वेश्चन भी दिखे, तो चलिए बताइएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, उस हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। देखिए इसमें क्या है, भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में हम हमेशा क्या करते हैं, अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है तो इन्होंने क्या कहा है कि सहारा नहीं लिया जाता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्योंकि इसमें हमेशा भाषा अधिगम में और भाषा अर्जन में हमेशा हम क्या करते हैं, अनुवाद का सहारा लेते हैं। और क्योंकि किसी भी कोई भी व्यक्ति है और भाषा की संपूर्णता उसमें तभी आएगी जब क्या होगा कि भाषा की शब्दावली को वो आत्मसात कर लेगा। तो चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में है मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा ऑप्शन नंबर 1 है केवल सर्वनाम का प्रयोग जानती है। 2 है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। 3 है केवल मैं वाले वाक्य का ही बोल सकती है। 4 है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पे हमने आपको टैगोर बताया था, अगर आपको टैगोर याद होंगी तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही दे पाएंगे। हमने आपको निगेटिव टैगोर बताया था कि निगेटिव टैगोर क्या होते हैं, अगर वो आपको याद होंगे तो आप सही आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे केवल आ गया, केवल आ गया, केवल आ गया। तो केवल क्या है, हमारा निगेटिव वर्ड है। तो केवल निगेटिव वर्ड है तो मतलब आपका ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो चलिए आपका हमने हिंदी का पेडागोजी करा दिया है जनवरी 2012 का। तो नेक्स्ट में हम आपको 2012 का ही दिसंबर का करा देंगे, सॉरी दिसंबर नहीं, नवंबर में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसका करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।